सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट प्रश्नों पर चल रहे थे। एनसीईआरटी की बुक में से पेज बाय पेज जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यू वेरी शॉर्ट बन रहे हैं, हम उन सभी पर चल रहे हैं। आज हम लेसन संसाधन और विकास के एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। लेसन है संसाधन और विकास। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं, ये आपका वेरी शॉर्ट है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन है वो। ठीक है जी, ये आपका पहला वेरी शॉर्ट है और इम्पोर्टेंट है कि संसाधन किसे कहते हैं। ये लेसन में से आपको बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो अब देखते हैं संसाधन कितनी तरह के होते हैं। ये आपके वन वर्ड वाले जो आते हैं प्रश्न, ये वो हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, सबसे पहला जैव और अजैव। समाप्त होने के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। और विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। ये तो आपके वन वर्ड वाले हैं। अब हम वेरी शॉर्ट के पर्पज से इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। देखिए, संसाधन को मेनली दो भागों में डिवाइड किया जाता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक कौन से हैं? जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय है। नवीकरणीय कौन से हैं? देखिए, पवन, जल, ये सब नवीकरणीय। अनवीकरणीय कौन सी है? देखिए, धातुएं, जैसे जो आपका लोहा है, एक बार अगर यूज हो गया तो खत्म। जबकि जो आपकी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वो सब अगले दिन फिर से बन सकती हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं मानव निर्मित। संरचनाएं और मात्रा में गुणवत्ता। संरचना जैसे कोई पुल, रेलवे लाइन, कोई भी संचार प्रौद्योगिकी। मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर किसी भी वस्तु को तोलना, वो सब चीज़ें। चलिए, अब हम वेरी शॉर्ट चल रहे हैं। बहुत सारे वेरी शॉर्ट हैं, बहुत ध्यान से इन्हें देखिएगा। जैव संसाधन क्या होते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, मछलियाँ, पशु, ये सब इसमें आ जाते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। और उसका उदाहरण क्या है? देखिए, चट्टान और धातुएं, ये उसका उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, ये हो गया हमारा पहला। जैव संसाधन कौन से और अजैव कौन से? जैव मतलब जो जीवित हैं और अजैव जो निर्जीव हैं। अगला देखते हैं समाप्यता के आधार पर, मतलब जो समाप्त होने वाले होते हैं। एक हो गया नवीकरणीय योग्य और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिन्हें दोबारा से पैदा किया जा सकता है, जैसे कि पवन, जल, वन और जीव जंतु। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय योग्य। और जो अनवीकरणीय, इन्हें लंबे भू अंतराल पर इनका विकास होता है, जैसे कि धातु में जीवाश्म ईंधन, ये उसके उदाहरण है। देखिए, नवीकरणीय के उदाहरण अगर आपको आ जाए तो है सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीव। अनवीकरणीय की धातुएं और जीवाश्म ईंधन। अगला चलते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। व्यक्तिगत, देखिए, जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जैसे कि आपका अपना घर, आपकी ज़मीन, कोई आपकी फैक्ट्री हो, तो उसे हम क्या कहते हैं?
व्यक्तिगत संसाधन। अगला है सामुदायिक स्वामित्व वाले। वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे कि गांव में श्यामलात भूमि, शहरों में पार्क, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान। ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। इसमें से सड़कें, नहर, रेल लाइन, खनिज, जल, वन, वन्य जीव, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिस पर कि अंतर्राष्ट्रीय देशों का नियंत्रण होता है या संस्थाओं का नियंत्रण होता है, उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हमारी तट रेखा से 200 समुद्र मील की दूरी, उस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अब हम देखते हैं संभावी संसाधन। वेरी शॉर्ट है ये भी, कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के अपार संसाधन संभावनाएं, लेकिन अभी तक इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। तो ये संभावी मतलब मिलने की संभावना है, लेकिन अभी तक हमने उन्हें खोजा नहीं है। विकसित, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जाती है, उन्हें की जा चुकी है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकसित, मतलब इनका विकास कर लिया गया। संभावी, मिलने की संभावना है, और विकसित देखिए क्या है? विकास हो चुका है जिनका। चलिए आगे देखते हैं भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उन तक पहुंच से बाहर है। जैसे कि जल, आप जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, लेकिन हाइड्रोजन से ऊर्जा भी बन सकती है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए वो अभी भंडार के रूप में पड़ी हुई है। देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भंडार। अगला है संचित कोष। ये भी भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु अभी तक इनका प्रयोग नहीं हुआ। तो ये संचित कोष है। जैसे कि बांध बनाकर जल पैदा करना और बिजली पैदा करना, ये उसका उदाहरण है। संसाधनों के आधार पर समाज कितने वर्गों में बटा? 2। एक जो संसाधन संपन्न है, एक जो संसाधनहीन है। ये संसाधन के आधार पर समाज का विभाजन है। अगला प्रश्न देखिए, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से क्या परिणाम हुए? भूमंडलीय ताप में वृद्धि हुई है, ओजोन परत को हानि पहुंची है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया और भूमि की जो उत्पादक क्षमता है वो कम हो गई है। ये आपका इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से क्या स्थिति पैदा हो गई है। ये देखिए एक और इम्पोर्टेंट, इस लेसन में आपको बहुत से इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू मिलेंगे। अगला है देखिए सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की
अवहेलना ना करें। मतलब आप संसाधनों का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इतना अधिक भी मत कीजिए कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए ना बचे। तो ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं? तत्पोषणीय विकास। मतलब जब हम संसाधनों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। आगे देखिए, ये आपका MCQ भी है, वेरी शॉर्ट भी है, 2 दिन इसमें से टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखिए, सबसे पहला 1992 में जो सम्मेलन हुआ से किस नाम से जानते हैं? रियो डी जेनरी या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनरियो में। कितने देशों ने भाग लिया था? 100 ने। कब हुआ? 1992 में। तो देखिए, इसी एक दो छोटी सी लाइनों में से आपके 4 MCQ बनते। एजेंडा 21 क्या है? देखिए, 1992 को ब्राज़ील के शहर रियो जेनरियो में संयुक्त पर्यावरण और विकास सम्मेलन में जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बनाए गए थे उसे हम क्या कहते हैं? एजेंडा 21। क्या थे? समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों, विश्व सहयोग के पर्यावरणीय क्षति, गरीब और रोगों को निपटाना इसका उद्देश्य था। उन्नीस सौ 92 में जो सम्मेलन हुआ तो उसमें ये उद्देश्य रखे गए कि सभी के समान हित हों, एक दूसरे की आवश्यकताओं का, जिम्मेदारियों का ध्यान रखें, सहयोग दें गरीबी को कम करने में और रोगों को निपटाने में। ये इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। देखिए, UNCED की फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। संसाधन नियोजन क्या है? देखिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना ही उनका नियोजन है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन करना ही क्या कहता है? संसाधन नियोजन। देखिए, एक इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कई बार कि ये शब्द किसने कहे हैं। देखिए, ये लाइन किसने कही है? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये शब्द किसने कहे? महात्मा गांधी जी ने। चलिए, ये बुक किसने लिखी? स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। तो आपका आंसर है शुमेसर ने। कब लिखी? 1974 में। आगे चलते हैं। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? तो आपका आंसर है सीमित संसाधन है, क्योंकि देखिए उसे ना हम बढ़ा सकते ना हम घटा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियां भूमि की: पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, ये भूमि की आकृतियां हैं। कितने प्रतिशत में भाग भू मैदान है? तो आपका आंसर है 43% भाग भू मैदान है। और पर्वत पूरे भू क्षेत्र का कितने? 30%। 27% क्या है? पठारी हिस्सा है। तो ये भूमि का विभाजन है। देखिए, जो 43% है वो मैदान है, 30% पर्वत है, 27% पठार। ये आपको
पाई चार्ट के माध्यम से भी दिखाया गया कि ये मैदान है, ये पर्वत है और ये पठार। अगला देखिए जो है प्रतिभूमि किसे कहते हैं, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती ना की गई उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि। ये आपका अगला इम्पोर्टेंट, शुद्ध निवल बोया क्षेत्र किसे कहते हैं। एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, देखिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन इनमें से 93% भाग के ही भूमि उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध निवल बोए क्षेत्र पर यह है कि हरियाणा और पंजाब में कितनी प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है, तो आपका आंसर है 80%। अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार में 10% से भी कम क्षेत्र पर भूमि की जाती है। तो आपके ये 2 MCQ हैं इसमें। अगला देखिए, राष्ट्रीय वन नीति कब अपनाई गई, 1952 में। इसके अनुसार वन के लिए कितनी प्रतिशत भूमि निर्धारित की गई, तो 33% भूमि पर वन होनी चाहिए। तो ये आपके 2 इम्पोर्टेंट MCQ हैं। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी, 1952 में, और कितनी प्रतिशत भूमि पर वन होनी चाहिए, तो आपका आंसर है 33%। देखिए, निम्नीकृत भूमि क्या होती है, जब हम मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि उससे नुकसान भी हो रहा है। निम्नीकरण क्या है, जब आप अधिक सिंचाई करते हैं, अधिक खादों का प्रयोग करते हैं, तो जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है। तो प्रश्न है, इस समय कितने हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है भारत में, तो आपका आंसर है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि। और इनमें से कितने प्रतिशत वन है वहाँ पे, 28% भूमि पर वन है। चलिए आगे, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ वनोन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण है। तो वो आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, अधिक सिंचाई। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में क्या कारण है, पशु चरण, मतलब जो भेड़ बकरियां जानवर हम भूमि चरने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो भी निम्नीकरण का कारण है। अधिक सिंचाई भी और वनों का उन्मूलन करना भी, ये सब निम्नीकरण के कारण है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट भी हो सकते हैं और MCQ भी आ सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।